हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 33, 34 और 35। इससे पहले की जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें हमने मौलिक अधिकारों के संबंध में अध्ययन किया है और सारे मौलिक अधिकारों का हम अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, इसके बारे में हम जान लेते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में कहाँ इस पर से प्रश्न बनता है, किस पॉइंट पर, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(च) जो है उसमें वर्णित था, उसमें इसका उल्लेख था। तो अनुच्छेद 31 जो है इसमें क्या प्रावधान थे? अनुच्छेद 31 में ये प्रावधान थे कि सरकार किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को लोक प्रयोजन के लिए यानी कि पब्लिक पर्पस के लिए अधिग्रहित कर सकती थी। मान लो कोई विकास का कार्य करना है तो उसके लिए। और दूसरा प्रावधान था कि संपत्ति अर्जित करने के एवज में सरकार द्वारा मुआवजे का प्रावधान किया गया था। तो ये अनुच्छेद 31 में 2 प्रावधान थे। इसके अलावा जो अनुच्छेद 19(1)(च) जो था उसमें भी ये प्रावधान था कि व्यक्ति को संपत्ति रखने की आज़ादी दी गई थी। अब देखिए हुआ क्या कि सरकार द्वारा भूमि सुधार के कार्य किए जा रहे थे, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो आज़ादी के बाद की है। तो जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में अनेक कार्य सरकार के सामने थे जिनको कि सरकार को करना था और उनमें कहीं ना कहीं रुकावटें भी आनी थी। जैसे कि आप इसी को लीजिए कि सरकार द्वारा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास किए जा रहे थे, भू प्रबंधन के प्रयास किए जा रहे थे। तो ऐसे में सरकार जो थी वो जब भूमि सुधार के लिए ज़मीन अधिग्रहित करती, तो क्योंकि ये उस समय मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, तो ऐसे में क्या होता था कि आप जानते हैं इस बात को कि मौलिक अधिकारों को हम मौलिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके हनन की या उल्लंघन की दशा में व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो जब ऐसा किसी व्यक्ति को लगता था कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो उच्चतम न्यायालय डायरेक्ट जा सकता था और लोग जाते भी गए भी थे। तो अदालत जो थे उसमें केसेस की संख्या, वादों की संख्या बहुत ही बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सरकार के जो कार्य थे, सरकार की जो कार्यवाही थी उसको चुनौती दी जा रही थी। और नीति निदेशक तत्व जो हैं जिनको कि हम बाद में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट हमारी वीडियो में, तो उनको लागू करने के लिए भी इस अधिकार को सीमित करना ज़रूरी था। तो ये जो समस्या जो अभी हमने समझी, इन समस्याओं की वजह से प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो अनुच्छेद 31 है इसमें 2 क्लोज जोड़े गए, 31A 31B। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सरकार जो थी उसके सामने समस्या उत्पन्न हो रही थी अपने क्रियान्वयन को लेकर के। तो उन विषम परिस्थितियों से बचने के लिए, भूमि सुधारों को जारी रखने के लिए ऐसा किया गया।
तो अनुच्छेद 31 ए जो है वो क्या कहता है कि इसमें प्रावधान था कि यदि भूमि सुधार के संबंध में राज्य द्वारा विधि का निर्माण करके भूमि को अधिग्रहित किया जाए तो मूल अधिकारों में वर्णित अनुच्छेद 14, 19 तथा 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। ये तो बात हो गई अनुच्छेद 31 ए की। देखिए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। यहाँ ये बात आप ध्यान में रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि संविधान कब लागू हुआ और उसके तुरंत बाद ही क्या हुआ कि ये संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुच्छेद 31 बी भी जोड़ा गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ करके इसके अंतर्गत जो भूमि सुधार संबंधी कानून थे, जमींदारी प्रथा उन्मूलन संबंधी कानून थे, उनको इसके अंतर्गत रखा गया। और 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इसके द्वारा अनुच्छेद 31 में क्लॉज जोड़ा गया था सी। अब ये इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया 31 सी के द्वारा? इसमें प्रावधान किया गया कि नीति निदेशक तत्व 39 बी और सी को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14, 19 व 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 14 जो है वो क्या है? समानता का अधिकार। 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और 31 क्या है? संपत्ति का अधिकार। तो इनका उल्लंघन किया जा सकता है, ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 31 सी के अंतर्गत। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको भाग 3 से तो हटा दिया गया, और भाग 3 से हटा करके संविधान में अन्यत्र जगह दी गई। और वो पोजीशन क्या थी उसकी? यहाँ पे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए में इसको सम्मिलित कर लिया गया। तो जाहिर सी बात है कि ये मौलिक अधिकार तो नहीं रह गया, अब क्या था कि ये एक विधिक अधिकार रह गया था। तो मौलिक अधिकारों में तो क्या था कि व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता था, लेकिन अब चूंकि ये विधिक अधिकार रह गया तो सरकार जो है वो नियम कानून बना करके ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती है। और व्यक्ति को अगर मान भी लो कि अगर सरकार मनमाने ढंग से लेती है, ज़मीन का अधिग्रहण ऐसा करती है, तो व्यक्ति जो है वो निचली अदालत में तो जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से ये था संपत्ति का अधिकार। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 33 की। अनुच्छेद 33 जो है इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। तो हम इसे आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि अनुच्छेद 33 जो है वो क्या है। देखिए, हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार तो है ही। आपने अध्ययन किया कि 15, 16, 19, 29 और 30 जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं। अब ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 33, इसके अंतर्गत संसद को एक अधिकार दे दिया गया कि वो सैन्य बल हैं, अर्ध सैन्य बल हैं, जैसे मान लीजिए सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, तो इनके सदस्यों के लिए मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है। तो ये अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया।
इसके बाद हम अध्ययन करते हैं अनुच्छेद 34। ये कहता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन किया जा सकता है। यानी कि देश में मान लीजिए कि कहीं मार्शल लॉ लागू है अगर हो, और संसद के पास ये पावर आ जाती है कि वो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। मान लीजिए कि भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लगा दिया जाए तो संसद को ये पावर उस समय मिल जाएगी कि वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो संसद के संदर्भ में है, राज्य विधानमंडलों के संदर्भ में नहीं है। फिर संसद के पास में ये भी पावर होती है कि वो कानून बना सकती है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है या उनके द्वारा कोई नियम बनाया जाता है तो उनको लीगल ठहरा सकती है। तो इस प्रकार से ये हो गया अनुच्छेद 34। आगे है अनुच्छेद 35। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 35 क्या बात कहता है? मौलिक अधिकारों में से ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद के द्वारा बनाया जाता है। राज्य विधानमंडल को ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं उनमें मतलब कुछ तो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो अपने आप ही प्रवर्तित, अपने आप ही लागू हो जाते हैं, लेकिन कई मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केवल और केवल पार्लियामेंट को होता है, संसद को होता है। जो राज्य विधानमंडल होते हैं उनको ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। अब ऐसे कौन से विषय हो सकते हैं तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। हमने अनुच्छेद 16 में क्लॉज 3 को पढ़ा था। अगर आपको ध्यान हो तो उसके अंतर्गत क्या प्रावधान था कि राज्य जो है वो निवास के आधार पर सरकारी नौकरी में कुछ लोगों को प्राथमिकता दे सकता है। ये उसके अंतर्गत प्रावधान था। यानी कि निवास के आधार पर सरकारी नौकरी में रेजिडेंस की बेस पे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए राजस्थान में किसी नौकरी के लिए आवेदन करता है और अगर वो मूलतः रहने वाला है किसी अदर स्टेट का, तो यहाँ पर कानून बनाने का जो अधिकार है कि निवास के आधार पर उस राज्य के लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। तो ऐसे में जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है। कई राज्य जो हैं वो इस बारे में पहल भी करना चाह रहे हैं कि यहाँ भी ऐसा कानून होना चाहिए, यानी कि अपने अपने राज्यों में। तो अभी वर्तमान में यह मुद्दा चल रहा है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 33 जिसका हमने अभी अध्ययन किया कि जो सशस्त्र बल हैं, पुलिस है या जो इंटेलिजेंस है, उनसे जुड़े हुए लोगों के संबंध में सरकार जो है वो कानून बना सकती है, उनके मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। तो यहाँ पे भी किसको राइट है? संसद को। इसी प्रकार से अनुच्छेद 35 की अगर हम और डिस्कशन करें तो अभी हमने लेटेस्ट अध्ययन किया अनुच्छेद 34। उसके अंतर्गत भी आपने अध्ययन किया कि भारत के किसी क्षेत्र में मान लीजिए कि मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो संसद जो है वो उसके पास ये पावर होती है कि वह मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती है, लगा सकती है। तो ये कुछ अधिकारों का हमने उदाहरण लिया अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कि जिन पर
राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो केवल संसद को होगा। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया अनुच्छेद 31, इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार का, जो कि अब वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। हमने अनुच्छेद 33 का अध्ययन किया, अनुच्छेद 34 का अध्ययन किया तथा अनुच्छेद 35 का अध्ययन किया। इस प्रकार से आपके मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। और नेक्स्ट जो क्लास में है उसमें हम नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।